This video is made in A-Levels Academy Islamabad by Barrister Amna. All these notes are made with a lot of efforts. Many flow diagrams are included that would help students to score high marks. These are good for toppers for scoring high percentage in easy wordings. Don't forget to subscribe. Thanks. पढ़ाने लगी हूँ ये है अम्बज़मेंट एट फेडरल लेवल। आप इसको अम्बज़मेंट एट फेडरल लेवल के अलावा अम्बज़मेंट एट प्रोविजनल लेवल में भी लिख सकते हो। लाइक आप दोनों चैप्टर का एक ही आंसर बना के लिख सकते हो जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर है ये अम्बज़मेंट एट फेडरल लेवल में भी आएगा, अम्बज़मेंट एट प्रोविजनल लेवल में भी आएगा, ठीक है। अब पेपर्स देख लेते हैं। 2023 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है, 2022 एंड 22 एनुअल में 2 दफ़ा आया है। लाइक 2022 में आपको डिस्कस द कंपोजिशन एंड रोल एंड इफेक्ट ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन। उसके अलावा 2022 में दोबारा से आपको आया प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल दी ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल, ठीक हो गया। उन्होंने एक ही पेपर में 2 बार दे दी। उसके अलावा ये तो हो गए पुराने पेपर्स। उसके अलावा जो 2024 का जो पेपर है, ये मेरे हाथ में 2024 का पेपर है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा हुआ है प्लीज़ राइट इन डिटेल द ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल, डू यू थिंक दैट इट नीड्स फॉर द रिफॉर्म्स इन द ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन। तो ये भी आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स 2024 एंड 2023 से लेके इतने पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था, आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये हुआ कि एन ओम्बड्समैन इज़ अ पर्सन हु helps people deal with problems or complaint that they have about government authorities and public services। Basically ombudsman में ये होता है कि ombudsman एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि उन लोगों को हेल्प करती है जो गवर्नमेंट की डिसीजन से ट्रबल्ड होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रही हूँ, एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो एक इंसान को हेल्प नहीं कर रही या कोई काम में रुकावट बन रही है। ऐसी सिचुएशन पे वो इंसान ओम्बड्समैन के ऑफिस में जाता है, जहाँ पे ओम्बड्समैन वो बंदा है, वो इंसान है जिसको ओम्बड्समैन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो उस अथॉरिटी पे काम कर रहा है। उस अथॉरिटी का क्या नाम है? ओम्बड्समैन की अथॉरिटी। और उस बंदे को क्या कहेंगे? ओम्बड्समैन कहेंगे, ठीक है। तो उस ओम्बड्समैन की अथॉरिटी पे जाके ये कहेगा कि मुझे फ़लाँ अथॉरिटी ने हेल्प नहीं की और उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मेरे काम में रुकावट आ रही है। तो ये ओम्बड्समैन की अथॉरिटी उस ऑफिसर को अपने पास बुलाएगी या उन अथॉरिटी के लोगों को अपने पास बुलाएगी कि आप इस इंसान का काम क्यों नहीं करें, आप हमें रीज़न बताएं। तो इस तरह से ओम्बड्समैन हेल्प करती है उन सिटीजन्स को जो मुश्किल में होते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरा पॉइंट है ओम्बड्समैन इज़ ऑल्सो नोन एज मुहतासिब। ओम्बड्समैन के ऑफिस को हम मुहतासिब भी कहते हैं, ठीक है। बाज़ों का तो आपको इंग्लिश में ओम्बड्समैन की जगह मुहतासिब आ गया, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मुहतासिब एक अरबिक टर्म से निकला है, एक उर्दू का भी वर्ड है। बेसिकली जब हम इसके आगे हेडिंग्स रीड आउट करेंगे तब आपको मुहतासिब का वर्ड का मतलब समझ आएगा कि इसका मुहतासिब नाम क्यों रखा गया, ठीक है। अभी मैं नहीं बताना चाहती, मैं कहती हूँ सो ऑन रीडिंग टॉपिक्स के बाद ही आपको पता चले, रीड करने के बाद पता चले। नेक्स्ट हेडिंग इज ओम्बड्समैन कम्स फ्रॉम द इस्लामिक लॉ। देयर वी हैव इट। मैंने कहा था ना रीडिंग करने के साथ पता चले। तो बेसिकली जो मुतासिब का वर्ड है ये हमें इस्लाम से मिला, ठीक है। इस्लाम ने इस ओम्बड्समैन की अथॉरिटी को निकाला, इंट्रोड्यूस किया, ठीक हो गया। तो इस्लाम की वजह से हमें ये मिला। तो ये बात आपने यहाँ लिख देनी है कि ओम्बड्समैन केम फ्रॉम इस्लामिक लॉ, ठीक हो गया। तो ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल इज़ कॉल्ड वफाकी मुतासिब। वफाकी जो फेडरल लेवल पे होगा उसको वफाकी मुतासिब कहेंगे और जो प्रोविंस में होगा उसको सूबाई कहेंगे। वो भी आपको आगे रीड आउट करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। अब सूबाई वाला भी मिल जाएगा और वो दूसरा भी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखें इसमें तो सारा फेडरल लिख दिया है मैंने, प्रोविजनल लिखा। पहली बात तो ये है कि जो फेडरल वाला है या प्रोविजनल वाला मुतासिब है या ओम्बड्समैन है, दोनों सेम ही है, ठीक है। उनकी मैंने बुक के अंदर से दोनों को रीड आउट कर लिया था और दोनों का सेम ही आंसर बनता है। अगर आपसे फेडरल की जगह मुतासिब का पूछते हैं तो आपने जहाँ जहाँ फेडरल लिखा होगा वहाँ पे आपने मुतासिब को ऐड कर देना है, ठीक होगा। बात एक ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। 2-4 चीज़ें चेंज होंगी, वो ये हैं कि फेडरल जो है मोर पावरफुल होगा, वो पहले बनाया होगा, बाद में जाके सूबाई में बनते हैं या प्रोविंसेस में बनते हैं, ठीक है। फेडरल मेन होता है और जो प्रोविंस है वो बाद में आते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। नहीं तो अगर वो नहीं याद होता तो जिस तरह से मैंने फेडरल का इस तरह से लिखा है वही सेम टू सेम आपने उठा के प्रोविंशनल में भी लिख देना है। और उसकी खुद से भी आप हेडिंग प्रोविंशनल ओम्बड्समैन की भी दे सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो प्रोविंशनल ओम्बड्समैन होता क्या है, उसको लिखना कैसे है, ठीक है। सेम ही है, आपने कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन पाकिस्तान
President of Pakistan General Muhammad Ziaul Haq on 8th of August 1983 had established Ombudsman Office by establishing his order called Establishment of Office of Wafaki Mutasib Ombudsman Order 1983। ये जो इंसान है, ये जो जिनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है अपने नोट्स के अंदर, ये मोहम्मद ज़ियाउल हक हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 1983 में एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से कॉमा के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये उस ऑर्डर का नेम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यह पूरा नेम याद नहीं हो तो आप सिर्फ लिखो ऑर्डर 1983 भी याद कर लो तो काफ़ी है। तो इस ऑर्डर 1983 की वजह से ओम्बड्समैन ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ। किसकी वजह से? प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की वजह से, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक मुतासिब का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, ओम्बड्समैन का, सॉरी। दिस ऑर्डर इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन इन पाकिस्तान। और ये जो ऑर्डर जैसे ही बनता गया, इस ऑर्डर के बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर पहला ओम्बड्समैन ऑफिस बन चुका था। लेटर ओम्बड्समैन ऑफिस वर ऑल्सो इस्टेब्लिश इन प्रोविंसेस। जब फेडरल में बन चुका उसके कुछ वक्त बाद प्रोविंसेस में भी बनना शुरू हो गया। These ombudsman office which were established in provinces are called सूबाई मुतासिब और मुतासिब आला। और जिन ओम्बड्समैन ऑफिस को प्रोविंसेस में बनाया गया उनको हम सूबाई मुतासिब भी कहते हैं, उसके अलावा मुतासिब आला भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको चाहे मुतासिब अपना फेडरल लेवल पे आए चाहे प्रोविंस लेवल पे आए, दोनों के ऊपर सेम ही आंसर लिखें, क्योंकि मैंने जानबूझ के दोनों को ऐड किया है ताकि आपको याद एक ही रखना पड़े और दो के दो सवाल कवर हो जाएं। ठीक हो गया। दूसरी हेडिंग पे आते हैं। तो दूसरी हेडिंग में हमारे पास है मीनिंग ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का क्या मीनिंग है? ओम्बड्समैन मीन्स एन अटर्नी और अ डेलीगेट एजेंट ऑफिसर और कमिश्नर। जो ओम्बड्समैन होता है, ओम्बड्समैन बेसिकली एक लॉयर भी हो सकता है, एक डेलीगेट भी हो सकता है, एक एजेंट भी हो सकता है, एक ऑफिसर भी हो सकता है या एक कमिश्नर भी हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा है। पाकिस्तान के अंदर तो जजेस बनते हैं ओम्बड्समैन के ऑफिसर, लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका अपना हिसाब है, उनका अपना तरीका है। कुछ जगहों पे डेलीगेट्स हो सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, कुछ जगहों पे एजेंट हो सकते हैं, कुछ में ऑफिसर्स हो सकते हैं, कुछ में अटर्नी हो सकते हैं या कुछ में कमिश्नर हो सकते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो रिटायर्ड जजेस ही ओम्बड्समैन के मेन हेड बनते हैं। अगले हेडिंग है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ओम्बड्समैन। डेफिनेशन ऑफ ओम्बड्समैन जो है हमें गार्नर ने दी है। गार्नर क्या कहता है ओम्बड्समैन के बारे में? गार्नर ये कहता है एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग हिज प्राइमरी फंक्शंस द ड्यूटी ऑफ acting as an agent for parliament for the purpose of safeguarding citizens against abuse or misuse of administrative powers by the executive। ये पार्लियामेंट की ब्रांच में ये होते हैं जो ओम्बड्समैन के ऑफिसर हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके उन हरकतों से जो कि एग्जीक्यूटिव की डिपार्टमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट यानी कि जो हमारे हेड्स बैठे हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, तमाम अथॉरिटीज़ एग्जीक्यूटिव के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो जो भी हरकत करते हैं जिससे किसी सिटीज़न को ट्रबल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसी उन लोगों को बचाने के लिए ओम्बड्समैन अथॉरिटी बनाएगी ताकि वो इन मैटर्स को डील कर सके। अगली हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ ओम्बड्समैन। ये वो टॉपिक था जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको हिस्ट्री और समझ आएगी या टॉपिक रीड आउट जब आप करोगे आगे तब आपको ओम्बड्समैन का मीनिंग समझ आएगा कि ओम्बड्समैन बना कैसे था, इसका नेम मुतासिब रखा क्यों गया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मुतासिब इज़ एन ancient Islamic concept, and many Islamic states had established the office of ombudsman to ensure that no wrong or injustice was done to the citizens। Basically ये जो ombudsman का टॉपिक है ये इस्लाम के अंदर से निकला है, ठीक है। इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी मौजूद है वहाँ पे ombudsman का सिस्टम पहले से ही चल रहा था, ठीक है। और ये मुतासिब नाम भी हमें इस्लाम से ही मिला, ठीक है। ये किसी और ने नहीं दिया, इस्लाम से ही मिला है। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced the system of hisab, which is known as the accountability in English language, and his companions also spread this ombudsman institution in entire Muslim countries। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने हमें हिसाब का सिस्टम सिखाया। हिसाब से क्या हुआ? हिसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जिस इंसान को रिस्पॉन्सिबल रखा है वो अपनी हरकतों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इसको हम हिसाब कहते हैं या अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनके जो कंपेनियंस थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने इस सिस्टम को तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में फैलाया, यानी कि तुर्की में, इस्तांबुल में, अपना सऊदीया में, जहाँ भी इस्लामिक कंट्रीज़ थी उन सब में इस ओम्बड्समैन के ऑफिस को बनाया गया, ठीक है।
फिर 18th सेंचुरी का दौर आया, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं पढ़ी हूँ. इन द 18th century when King Charles X11, ये आई थिंक 11th होगा, X11 of Sweden was in exile in Turkey. He observed the working and efficiency of the institution of Mutasif in the Ottoman Caliphate. In regaining his throne, the king established a similar institution in Sweden in 1809, and later this institution of ombudsman was established in many countries including Norway, Denmark, Finland, Zealand, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान. यहाँ पे ये कह रहे हैं, पहले पार्ट में तो हमें ये पता चला मुतासिब वाला वर्ड कहाँ से निकला, मुतासिब कहाँ से निकला, ठीक है. ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे जो फ़ोटो लगी है ये किंग चार्ल्स XII की है. आई थिंक ये मुझे इसका नंबर याद नहीं आ रहा है, ये 12 है कि 11 है, तो मैंने इसको XII पढ़ दिया, ठीक है. तो 18th सेंचुरी में जो किंग चार्ल्स थे ये तुर्की में एग्ज़ाइल हो गए, यानी कि तुर्की के किसी जेल में उधर रह रहे थे, ठीक है, या एग्ज़ाइल में रह रहे थे तुर्की के अंदर. तो तुर्की ऑब्वियसली एक मुस्लिम कंट्री है. वहाँ पे जब ये किंग रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कंट्री जो है तुर्की का, वहाँ पे ओम्बड्समैन का सिस्टम है. इन्होंने ये पहली दफ़ा देखा कि तुर्की में ओम्बड्समैन का सिस्टम है. उन्होंने देखा कि ये इतना अच्छा चल रहा है, वहाँ पे सारे लोगों को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है. फिर हुआ ये कि कुछ सालों बाद जब 1809 का दौर शुरू हुआ, तब किंग चार्ल्स वापस स्वीडन आए. स्वीडन एक कंट्री है. वापस जब स्वीडन आए तो उन्होंने भी कहा कि जो कुछ तुर्की में हो रहा है वो मैं अपने कंट्री में भी करता हूँ. तो उन्होंने नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, हर जगह पे जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी उन्होंने इस सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया. उसके साथ साथ ये सिस्टम जब वहाँ पर बनना शुरू होगा UK वगैरह में, तो ये इंडिया में भी आया और फिर पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली आ गया. ठीक हो गया. ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि किस तरह से हमारे तक, पाकिस्तान तक या इंडिया तक ओम्बड्समैन पहुँचा. हमारे तक कैसे पहुँचा कि पहले ये इंसान किंग चार्ल्स जो है तुर्की गए. तुर्की में क्या हुआ, इस्लामिक कंट्री से हमारे पास ओम्बड्समैन आया. तुर्की में मौजूद था, उस वक्त पाकिस्तान तो था ही नहीं. तो फिर जैसे ही इन्होंने देखा कि ओम्बड्समैन एग्जिस्ट करता है तुर्की में, इनको अच्छा लगा, मुतासर हुए इस ओम्बड्समैन के प्रोसीजर से, तो उन्होंने अपने कंट्री में बनाया. इस तरह करते करते जैसे वो इंग्लैंड या UK तक पहुंची बात, फिर UK के क्या हुआ, फिर UK के लोग इंडिया में जब आए, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें आपने देखा होगा कि UK के लोग इंडिया में आना शुरू हो गए थे. तो इंडिया में जब वो आए तो उन्होंने ऑफकोर्स ओम्बड्समैन की अथॉरिटी भी इधर ले आए. फिर वहाँ से इंडिया से हमारे तक भी वो ओम्बड्समैन की अथॉरिटी पहुँच जाए. ठीक हो गया. फिर अगली हेडिंग है रोल ऑफ ओम्बड्समैन. रोल ऑफ ओम्बड्समैन मीन्स कि क्या रोल अदा करता है ओम्बड्समैन का ऑफिसर. ओम्बड्समैन उस ऑफिसर को कहते हैं जो इंचार्ज होता है, जो हेड होता है वहाँ का. ठीक है. The ombudsman listens to complaints from aggrieved people who feel they have been treated unfairly or have not received a proper response from the government or any other public service. Aggrieved का मतलब है परेशान या किसी तकलीफ़ में. एग्रीव्ड का ये मतलब होता है. ठीक है. तो एग्रीव्ड इंसान या कोई भी लोग जिनको तकलीफ़ पहुंची है गवर्नमेंट की किसी हरकत से, तो ऐसे लोगों को हेल्प करता है ओम्बड्समैन की अथॉरिटी या ओम्बड्समैन वाला ऑफिसर. ठीक है. अब दूसरी हेडिंग में मूव ऑन करते हैं. दूसरी हेडिंग है परफॉर्मेंस ऑफ ओम्बड्समैन ऑफिसर्स. यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी है ये ओम्बड्समैन ऑफिसर की ओम्बड्समैन अथॉरिटी की पिक्चर है, फेडरल ओम्बड्समैन ऑफ पाकिस्तान की. कुछ लोगों की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है. इट्स अ बिट ब्लर हियर, बट मैंने फिर भी इसको यहाँ पे लगा दिया था. बहरहाल अब टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. द फेडरल ओम्बड्समैन ऑफिस इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट्स ऑफ एग्रीव्ड सिटीजन्स. ये जो जितने भी लोग हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि जो भी इंसान इनके पास कंप्लेंट लेके आता है किसी अथॉरिटी के बारे में, तो ये क्या करते हैं कि उस अथॉरिटी से आके उन अथॉरिटी के लोगों को अपने पास बुलाते हैं. उनसे कहते हैं कि ये इंसान जो है आपके खिलाफ ये बातें कर रहा है कि आपने इनका काम नहीं करके दिया या किसी चीज़ में रुकावट कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं. ये प्रॉपर्ली ये जो अथॉरिटी है उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है. तो यहाँ पे भी वही लिखा है, द फेडरल ओम्बड्समैन ऑफिस इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट्स of aggrieved citizens, gathering all the information from the complaints, and the government or public service officer have to be present in the office of मुतासिफ to make inquiry of the work. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस इंसान को प्रॉब्लम हुई है, जो aggrieved citizen है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, साथ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करते हैं. उसके अलावा जिस अथॉरिटी के ऊपर कंप्लेन आई है उस अथॉरिटी को अपने पास बुलाते हैं ताकि उनसे इंक्वायरी की जाए. उसके अलावा ओम्बड्समैन ऑफिस checks on government to make sure they do not misuse their powers. उसके अलावा जिस अथॉरिटी पे जिस अथॉरिटी की कंप्लेन आई है उस अथॉरिटी के पावर्स को चेक भी ये करती है कि आप क्या अपने पावर्स के अकॉर्डिंग वर्क करें कि नहीं करें, कोई चीज़ मिसयूज़ तो नहीं करें. ये चीज़ यहाँ पे लिखी है.
ये हमने परफॉर्मेंस पढ़ी। अब अगली हेडिंग है इंडिपेंडेंस ऑफ अम्बसमेंट ऑफिस, यानी कि जो अम्बसमेंट ऑफिस है क्या ये इंडिपेंडेंट होता है उन तमाम अथॉरिटीज़ से जिनकी शिकायतें आ रही हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। एंड अम्बसमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस दे ओवरसी और चेक विच हेल्प इंश्योर दे कैन एक्ट फेयरली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अम्बसमेंट ऑफिस है ये तमाम उन गवर्नमेंट अथॉरिटी से या पब्लिक सर्विस अथॉरिटी से अलग काम करता है। इनके ये बाकी लोग हेड नहीं होते, ये इनका हेड कोई और होता है, ठीक है। कोई और अथॉरिटी जो अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं की हुई वो कोई और अथॉरिटी इनकी हेड होती है, ठीक है। लेकिन अम्बसमेंट जो है बाकियों के साथ काम नहीं करता, बल्कि जो भी बाकी अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट की या पब्लिक सर्विस अथॉरिटीज़ हैं उन सबको ये चेक करता है ताकि उनके कामों को चेक एंड बैलेंस रख सकें, ठीक है। अब एक फ्लो डायग्राम मैंने बना दी है। मैंने फ्लो डायग्राम इसलिए बनाई है क्योंकि आप पेपर में भी बना सकते हो जिसमें आप फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों को ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपने पेपर में भी एग्जैक्ट सेम टू सेम ही बनाई थी फ्लो चार्ट, तो आप भी बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में बना के आवे। इस फ्लो चार्ट में पहले मैंने स्टार्ट पे एक अम्बसमेंट के बारे में लिख दिया जिसको मैंने मुतासिब लिख दिया, ठीक है। अम्बसमेंट के साथ मैंने मुतासिब लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस अम्बसमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड में मैंने फेडरल लिख दी, एक साइड में मैंने प्रोविंस लिख दी। फेडरल के साथ मैंने साइड पे करके वफाकी मुतासिब लिख दिया। अम्बसमेंट एट प्रोविजनल लेवल के साइड पे जाके मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखी जिसमें मैंने लिखा सूबाई मुतासिब और मुतासिब आला। इस तरह करके मैंने एग्जाम में बनाया। उसके बाद मैंने इन दोनों का सिस्टम है वो सेम ही होता है, लाइक दोनों फेडरल हो के प्रोविंस हो दोनों का वर्किंग परफॉर्मेंस एक जैसी होती है। तो फिर मैंने उनका एक सेम प्रोसीजर बनाया जिसमें मैंने लिखा वर्किंग प्रोसीजर ऑफ अम्बसमेंट की हेडिंग दे दी, जिसमें मैंने पहले पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन लिख दी, दूसरे पॉइंट में मैंने रिकमेंडेशन टू सॉल्व डिस्प्यूट। इसमें हो ये रहा है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन मीन्स के ये दोनों अथॉरिटी चाहे वो फेडरल की हैं कि प्रोविंस की इन्वेस्टिगेशन करती हैं कंप्लेंट्स पे। उसके अलावा जब भी इन्वेस्टिगेशन कर लें उसके बाद उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन का मतलब है मशवरा देना, कि वो गवर्नमेंट को मशवरा दे दी कि आपने जो हरकत की आपको नहीं करनी चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए। उसके अलावा जो इंसान एग्रीव्ड है जिसको प्रॉब्लम आई थी उसको भी मशवरा देगी कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये दो मेन पावर्स हैं जो अम्बसमेंट की ऑफिस करती है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट बना दिया। आप चाहें तो आप इसको भी फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अम्बसमेंट वफाकी मुतासिब इन पाकिस्तान। इसमें मैंने सेम टू सेम दोबारा से जनरल ज़ियाउल हक के बारे में लिख दिया है, जिनका हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनकी वजह से पाकिस्तान में अम्बसमेंट का ऑफिस बना फेडरल लेवल पे, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारी मेन हेडिंग क्या बनती है? मेन हेडिंग है अम्बसमेंट वफाकी मुतासिब इन पाकिस्तान, ठीक है। चाहे आप फेडरल की कर रहे हो कि प्रोविंस की कर रहे हो, आप कोशिश करो सारी यही हेडिंग्स देते जाओ जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। इसमें है द ऑफिस ऑफ अम्बसमेंट वफाकी मुतासिब वॉज एस्टैब्लिश बाई प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक थ्रू प्रेसिडेंट ऑर्डर। देखें यहाँ पे मैंने पूरा लंबी वाली हेडिंग नहीं दी इस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट ऑर्डर जैसे पीछे लिखी थी। यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट लिख दिया प्रेसिडेंट्स ऑर्डर 1 ऑफ 1983। आप भी इसी तरह प्रेसिडेंट ऑर्डर 1 1983 याद कर लेना, क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर अम्बसमेंट का ऑफिस बना, सही है। दिस ऑफिस ऑफ अम्बसमेंट started functioning on 8th of August 1983. The Ombudsman has headquarters in Islamabad and regional offices in Lahore, Sakhar, Quetta, फैसलाबाद, मुल्तान, देरा इस्माइल खान, DI खान, पेशावर एंड कराची। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जिनका हेड क्वार्टर है वो आपको इस्लामाबाद में मिलेगा, लेकिन जो बाकी के रीजनल ऑफिसेज हैं ना वो आपको लाहौर, सखर, क्वेटा में, उसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, पेशावर एंड कराची में भी मिल सकते हैं, ठीक होगा। ये बात आपने यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट में लिख देनी है। इस्टेब्लिशमेंट के बाद आपने इसमें पहले जो हमारे यहाँ के ऑफिसर थे उनके बारे में बताना है कि पहले कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने अम्बसमेंट में काम किया। पहले थे हमारे पास फर्स्ट ऑफिसर इन अम्बसमेंट एट फेडरल लेवल। पहले कौन थे? पहले थे हमारे पास रिटायर्ड चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल वज़ी, फर्स्ट वफाकी मुतासिब इन पाकिस्तान। ये उनकी पिक्चर है, ये वो रिटायर्ड जज थे जिनको जो फर्स्ट अम्बसमेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। उसके बाद ऑफ कोर्स ऑन डिफरेंट जजेस आते रहे, ये पहले थे। अब हम दूसरी हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारे पास अपॉइंटमेंट इन ऑफिस ऑफ वफाकी मुतासिब। अपॉइंटमेंट की कैसे होती है? द अम्बसमेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 years एंड दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अंडर दिस एनी सर्कमस्टांसेस। आमतौर पे आप जब भी अपॉइंटमेंट पढ़ते होते हो, प्रेसिडेंट हो गया या किसी भी इंसान की अपॉइंटमेंट पढ़ते हो, तो
तो आपको हमेशा एक ऑप्शन मिलती है कि ये बंदा रीअपॉइंट हो सकता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ओम्बड्समैन को, तो इनमें जो ऑफिसर्स आते हैं, जो जजेस आते हैं, वो दोबारा से सिलेक्ट नहीं हो सकते, वो एक ही दफ़ा ही आएंगे। लाइक एक दफ़ा एक अगर जज आ गए हैं तो उसके बाद दूसरे आएंगे, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ 4 साल के लिए होते हैं अपने ऑफिस में, और इनको प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है। टेन्यूर इनका 4 साल का, वो उठा के नीचे लिख देना है कि द ओम्बड्समैन remains in office for 4 years and is not eligible for extension of tenure under any circumstances। मीन चाहे कुछ भी हो जाए, इनका टाइम पीरियड बढ़ा नहीं सकते और ना ही ये दोबारा इलेक्ट होते हैं। ये बात आपने इसके टेन्यूर में लिख देनी है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी हेडिंग आती है रिमूवल ऑफ ऑफिस, कि इन ओम्बड्समैन ऑफिसर्स को किस सिचुएशंस पे आप रिमूव कर सकते हो। इसमें लिखना है आपने, The ombudsman can be removed from the office on grounds of misconduct or incapacity to perform his duty on off office due to mental or physical incapacity। जैसे आप पहले पढ़ते रहे हो कि जब ये मिसकंडक्ट हो जाए, मिसकंडक्ट क्या होता है, बदतमीज़ी करना या रिश्वत खाना या कोई भी गलत कामों में अगर ये जज इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन पे इनको उनकी जॉब से हटा दिया जाता है, ठीक है। या फिर अगर ये जजेस इनकेपेबल हो जाएं परफॉर्म करने के लिए, मिसाल के तौर पे कोई जज है जिनको आप रख रहे हो, 1 साल तक तो उन्होंने सही परफॉर्म किया, लेकिन अगले साल तक वो मेंटली डिसेबल्ड हो गए या बीमार पड़ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे ये लोग अपनी जॉब से निकाले जा सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंस यहाँ पे लिखिए, द सैलरी एंड अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ओम्बड्समैन आर डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेसिडेंट इनको रखता है, वही प्रेसिडेंट इनकी सैलरी एंड अलाउंस भी डिसाइड करता है। आगे में आता है लिमिटेशन, द ओम्बड्समैन कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस भी जज को अगर ओम्बड्समैन के ऑफिस में रखा जाएगा तो उसकी शर्त यह है कि वो ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट में काम ना कर रहे हो, ना ही कोई बिजनेस चला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ओम्बड्समैन पे ही उनका फोकस हो, ठीक है। ये शर्त उन्होंने रखी है। अगली हेडिंग है जुरिस्डिक्शन ऑफ ओम्बड्समैन। जुरिस्डिक्शन मींस के कहाँ पे ओम्बड्समैन ऑफिसर्स तक की पावर होती है, कहाँ पे इनकी पावर ख़त्म हो रही है, कहाँ पे ये अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, ये बातें आपने लिखनी है इसमें। चलो अब हम इसको रीड आउट करते हैं। इसमें लिखा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ ओम्बड्समैन इज़ दैट इट कैन वर्क ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ द ग्रीव पर्सन। इस जुरिस्डिक्शन मीन्स के इन ओम्बड्समैन ऑफिसर्स की पावर ये है कि ये ग्रीव पर्सनस की कंप्लेंट पे वर्क कर सकते हैं, जो लोग परेशान होते हैं उनकी कंप्लेंट पे वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉइंट 2 है उस पर लिखा है इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस और एजेंसी दैट कॉजेज हार्म टू द पर्सन। और जिस इंसान ने कंप्लेंट की है उसकी कंप्लेंट में जिस अथॉरिटी ने इस बंदे को प्रॉब्लम किया है ना, लाइक जिस गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जिस भी इंस्टीट्यूट ने इस पर्सन को तकलीफ पहुंचाई है, उस इंस्टीट्यूट पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ये अथॉरिटी। आखिर में लिखा है इट कैन चेक ऑन दी मिसयूज़ ऑफ पावर्स। उसके अलावा जिस अथॉरिटी को चेक किया जा रहा है उसके पावर्स को भी चेक किया जाएगा कि क्या ये और भी कोई पावर्स अपनी मिसयूज़ करते हैं कि नहीं। तो ये थी इसकी जुरिस्डिक्शन। अब हम इसकी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं। और जुरिस्डिक्शन, देखो जुरिस्डिक्शन होता है पावर्स होना, रिस्ट्रिक्शन और जुरिस्डिक्शन मींस कि इन्हीं पावर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं वो हम इस पॉइंट पे पढ़ने लगे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन और जुरिस्डिक्शन ऑफ ओम्बड्समैन ऑन फॉलोइंग रीजंस। पहला रीज़न क्या है, मैटर्स दैट आर पेंडिंग इन कंपिटेंट कोर्ट्स, यानी कि ऑलरेडी आपने किसी कंपिटेंट कोर्ट पे, मिसाल के तौर पे जो ग्रीव पर्सन है, यहाँ पे जो लिखा है किसी एक ग्रीव पर्सन की कंप्लेंट सुनते हैं, फिर जो जाके वो आगे चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर यही एक ग्रीव पर्सन किसी कोर्ट में जाके पहले से ही उस अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा है कि अथॉरिटी जो है मेरी हेल्प नहीं कर रही है, वो तो ऑलरेडी किसी कंप्यूटर कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, तब आप ओम्बड्समैन के ऑफिस में नहीं जा सकते। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है मैटर्स रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। उसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसमें आर्म फोर्स इन्वॉल्व हो रही है या इंटेलिजेंस अथॉरिटी है या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इन इंस्टीट्यूट्स पे ओम्बड्समैन ऑफिस पे आप नहीं जा सकते। इनके पास पावर्स नहीं है कि वो इन मैटर्स को डील कर सके जिसमें आर्म फोर्स हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो या डिफेंस इंस्टीट्यूट हो। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी रिस्ट्रिक्शंस कि यहाँ पे इनके पास अब ना जाओ, इनके पास ये पावर्स नहीं होंगी। ठीक है, अब अगली हेडिंग आती है हमारे पास, अभी तक वही चल रहा है पिछला। इसमें हमारे पास आता है मैटर्स दैट आर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से बाहर कोई केस हुआ है, मिसाल के तौर पे आप जिस जुरिस्डिक्शन पे, मिसाल के तौर पे जिस जगह, जुरिस्डिक्शन किस लिए यूज़ होता है, लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, या और भी पावर्स इसमें आती हैं, बट यहाँ पे हम लोकेशन की इस वक्त बात करें। तो अगर आप किसी ऐसे ओम्बड्समैन ऑफिस में चले गए हो जहाँ पे उसकी पावर्स ही नहीं है उसके पास, मिसाल के तौर पे आपका केस जो है
लाहौर में चल रहा है, ठीक है, और आप उसकी जगह पेशावर के केस में आके लाहौर के मैटर को डिस्कस कर रहे हो, तो इट मीन्स उस अम्बुड्समैन ऑफिस के पास ये पावर्स नहीं है कि वो उस मैटर को डील कर सके। ये बात फिर यहाँ लिखी है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन थी। दूसरा मैटर क्या है, मैटर्स इन्वॉल्विंग प्राइवेट डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो ये है कि अम्बुड्समैन ऑफिस जो है तब वर्क करता है जब जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट ना हो, गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, तब वो वर्क करेगा। अगर जिस पर्सन को प्रॉब्लम पहुंची है वो किसी प्राइवेट अथॉरिटी के ऊपर कंप्लेन कर रहा है कि भाई किसी प्राइवेट अथॉरिटी ने उसका नुकसान किया, तब अम्बुड्समैन ऑफिस की कोई काम नहीं आएगा। ये बात यहाँ लिखी है, क्योंकि अम्बुड्समैन ऑफिस जो है प्राइवेट अथॉरिटीज़ पे वर्क नहीं करता। पावर्स दैट आर ऑलरेडी बिन इन्वेस्टिगेटेड बाय अनदर एजेंसी और अथॉरिटी। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया उनके उन चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे एक बंदा एग्रीव्ड है और वो अम्बुड्समैन ऑफिस के पास जाते हैं। अम्बुड्समैन ऑफिस को पता चलता है कि इस एग्रीव पर्सन के इस प्रॉब्लम पे ऑलरेडी कोई कंपिटेंट अथॉरिटी वर्क कर रही है, तो अम्बुड्समैन इन्वॉल्व नहीं होगा। अम्बुड्समैन कहेगा कि आपका काम ऑलरेडी कोई अथॉरिटी कर रही है, हम इस पर आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। अब हम पढ़े हैं पावर्स ऑफ अम्बुड्समैन, इनकी क्या क्या पावर्स है वो हम पढ़ते हैं। अब मैंने इसको फ्लो चार्ट में लिखा है, आप चाहें तो आप भी इसी तरह फ्लो चार्ट में भी एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हैं। मैंने भी इसी तरह एग्ज़ाम हॉल में अपने फ्लो चार्ट में इसके पावर्स लिख दी थी। तो पहली पावर्स है पावर टू रिव्यू कंप्लेंट्स। पहली पॉइंट में ये लिखा है इसके यहाँ पे, पावर टू रिव्यू कंप्लेंट मीन्स के जो भी केस आ रहा है उसको रिव्यू करने का काम अम्बुड्समैन के हाथ में है, ठीक है। आप चाहो अगर फेडरल है तो फेडरल लिख दो, यहाँ पे प्रोविजनल भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है, इफ़ द कंप्लेंट इज विद इन द जुरिस्डिक्शन द अम्बुड्समैन कंडक्ट्स एन इन्वेस्टिगेशन, दिस में इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूइंग। हाँ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट अगर उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है ना, जैसे मैंने पहले बताया जुरिस्डिक्शन के अंदर है, उनकी लोकेशन में है, तब अम्बुड्समैन के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और रिव्यू करेंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जिन पे मसला हो रहा है। उसके अलावा बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन द अम्बुड्समैन में रिकमेंड टू दी अथॉरिटी। यहाँ भी एक लिखा है इस पॉइंट पे, वैसे थोड़ा ब्लरी है, ये मेरे प्रिंट ऐसा निकला है, बट नॉर्मल नोट्स मेरे ऐसे नहीं है, वो ब्लर्ड नहीं है, ये वाले सिर्फ ब्लर्ड निकले हैं क्योंकि प्रिंट में मैंने इसको ज़्यादा छोटा कर दिया था। बहरहाल यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि अम्बुड्समैन जो है जब कंप्लेंट सुन ली, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, रिव्यू करना शुरू कर दिया डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अम्बुड्समैन डिसीजन ये देती है कि जो अथॉरिटी उसको अपने पास बुलाती है कि इधर आओ मेरे पास, उसके वजह से कहती है कि तुम्हारी वजह से इस इंसान को प्रॉब्लम आई है, तो इस इंसान का जो भी आपने प्रॉब्लम आई है उस मसले को आप ठीक करें। उसके अलावा उस बंदे को भी बुलाया जाता है जिसको जो एग्रीव्ड है, उसको भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि चलो आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप इस तरह से अपना मसला सॉल्व कर दिया, यानी कि दोनों साइड की पार्टी को रिकमेंड करती है कि आप ये हरकत करें या ये हरकत ना करें, ये चीज़ यहाँ पे होती है। उसके अलावा द अम्बुड्समैन मॉनिटर्स दी, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अम्बुड्समैन जो है मॉनिटर करता है तमाम चीज़ों को। उसके अलावा पावर टू सर्च प्रेमिसेस, इंस्पेक्ट अदर थिंग्स इन बुक। यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी बुक्स हैं और डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है जिस पे मसला बना है, उन तमाम चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके अलावा सेम पावर्स एज द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर रॉन्ग एक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अम्बुड्समैन के ऑफिसर है ना, जैसे कि जो रिटायर्ड जज है, उसकी पावर सेम सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी पावर्स रख के पनिशमेंट दे सकता है। ये बात यहाँ लिखी, थोड़ा ब्लर्ड है, बट मैं अगर किसी स्टूडेंट को मुझसे नोट्स खरीदने हैं तो तब मैं उनको ये नोट्स क्लियर करके भेजूंगी जिसमें सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा ब्लर्डी है बट इट्स ऑल राइट, मैंने समझा दिया क्या लिखा हुआ। उसके अलावा रूल ऑफ अम्बुड्समैन एट फेडरल लेवल। रोल क्या है अम्बुड्समैन एट फेडरल लेवल का? रोल ये है, नंबर 1 रेफरेंस देता है, ऑर्डर्स ऑफ कंपनसेशन करता है, ट्रस्टीज़ करता है। अब ये क्या है, हम इनको पढ़ते हैं। रोल ऑफ अम्बुड्समैन एट फेडरल लेवल इज मैंशनड बिलो। पहला पॉइंट है, द अम्बुड्समैन एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर सिटीजन्स टू राइज कंप्लेंट अबाउट गवर्नमेंट एजेंसीज और अथॉरिटीज। एक तरह से जो अम्बुड्समैन का जो ऑफिसर है या जो डिपार्टमेंट है, ये एक तरह का एक तरह का साथी बन जाता है उन लोगों का जो प्रॉब्लम में होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, या आप लोग हो जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप लोग एक नॉर्मल सिटीजन हो, कुछ किसी पावरफुल अथॉरिटी पे भी नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये अम्बुड्समैन अथॉरिटी बनता है, एक तरह का साथी बनता है जो आपको रेफ़र करता है अगली अथॉरिटी के आगे। बाज़ औक़ात जिस अथॉरिटी से आपको शिकायत पहुँच रही है, तकलीफ़ पहुँच रही है, वो आपको सुन नहीं रहा,
आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में बजमेंट ऑलरेडी एक हेड है, वो आप जब उस अथॉरिटी के पास जाते हो वो अथॉरिटी खुद फिर उस बंदे से कहती है, उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी से कहती है कि आपने इस बंदे की हेल्प क्यों नहीं की। बेसिकली वो बजमेंट एक तरह से आपका साथी की तरह हेल्प आउट करता है आपकी जगह, आगे जाके उन लोगों से बात करता है कि आपने क्यों नहीं इस बंदे की हेल्प की, क्यों आपने इसका नुकसान किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑर्डर्स ऑफ कंपनसेशन। दे हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर कंपनसेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव सफर्ड लॉसेस और डैमेजेस ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ ऑफिसर्स। यानी कि जिन ऑफिसर्स से या एजेंसी से या गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम हुई है किसी बंदे को, उस बंदे के मसलों को हल कराने में हेल्प करता है। यानी कि किसी बंदे का पैसों का नुकसान कर दिया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, तो उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को कहता है कि प्लीज़ आप इस बंदे के पैसे दें, और ये गवर्नमेंट के अथॉरिटी को अकाउंटेबल कराता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कराता है अपनी हरकतों पे। बाज़ को तो होती है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी कहती है मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँगा, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो अम्बजमेंट ऑफिसर है ना, वो उन लोगों को कहते हैं इधर आओ, क्यों आपने इसका नुकसान किया। उन बंदों को ये नौकरियों से भी निकाल सकते हैं, अम्बजमेंट के पास इतनी पावर्स है। ठीक है, ट्रस्टीज़। द अम्बजमेंट acts as a trustee of a public interest, ensuring that government agencies and officials serve the public fairly and responsible। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरह से ट्रस्टीज़ की तरह काम करते हैं। ट्रस्टीज़ मीन्स कि जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि इसको अगर मैं ये काम दे रहा हूँ ये मेरी हेल्प कर देगा, तो ये एक तरह से एक ट्रस्टी की तरह भी काम करता है कि अम्बजमेंट की अथॉरिटी। तो ये इसका रोल अब तक मैंने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग्स है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बजमेंट। अम्बजमेंट प्रोवाइड्स एन इनइफेक्टिव एंड फास्ट जस्टिस। ये हमारी दो हेडिंग्स बनती हैं। पहली हेडिंग बनती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बजमेंट, उसके अलावा दूसरी हेडिंग बनती है अम्बजमेंट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट जस्टिस। ठीक है, तो अम्बजमेंट की बेसिकली इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है। तो पहली हेडिंग हमारे पास आती है अकाउंटेबिलिटी की। तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बजमेंट एट फेडरल लेवल आर नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी, देन वी हैव सिटीजन एम्पावरमेंट, देन वी हैव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, improving governance, education and awareness, promotion efficiency, building trust and government। ये टोटल 7 पॉइंट्स है मेरे हिसाब से इनके अंदर। पहले अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि किसी इंसान को अपनी हरकतों पर रिस्पॉन्सिबल बनाना, इसको अकाउंटेबल कहते हैं। The Ombudsman holds government agencies or official accountable for their actions, promoting fairness and justice for normal citizens। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो Ombudsman की अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल बनाती है उन तमाम हरकतों पे जो वो करते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। ठीक है, अगली हेडिंग है सिटीजन एम्पावरमेंट। सिटीजन एम्पावरमेंट मीन्स के जो इंसान है, जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको पावरफुल बनाती है अम्बजमेंट की अथॉरिटी की। उनसे कहती है कि आप लोग डरे नहीं, आपको जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास लेके आएँ। फिर यही अम्बजमेंट की अथॉरिटी उन तमाम गवर्नमेंट अथॉरिटी से कहती है कि आपने इनका नुकसान क्यों किया। मतलब एक तरह से नॉर्मल सिटीजन को ये पावरफुल बना देती है अम्बजमेंट की अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी है। इट एम्पावर सिटीजन्स टू वॉइस देयर कंसर्न एंड सीक हेल्प from the institution of ombudsman by giving complaints of the government agencies or officials who caused harm by their mismanagement and misuse of powers। यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी अपने अथॉरिटीज़ में मिसमैनेजमेंट करती हैं या अपने पावर्स को मिसयूज़ करती हैं, ऐसी सिचुएशन पे जो ombudsman है वो उन सिटीजन्स को हेल्प करता है कि आप इन अथॉरिटी से सवाल पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके अलावा ombudsman खुद इनसे सवाल पूछता है और उनसे कहता है कि आपने क्यों अपने पावर्स को मिसयूज़ किया और इस इंसान का नुकसान किया। तो इस तरह से सिटीजन्स को पावरफुल करता है और हेल्प करता है। दूसरी हेडिंग है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप सबको पता ही होगा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। डिस्प्यूट्स मीन्स लड़ाई, रेजोल्यूशन मीन इन लड़ाइयों को सॉल्व करना। तो ये जो अम्बजमेंट की ऑफिस है ये उन तमाम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के साथ हो रही है। लाइक जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम पहुंची है, ऐसी सिचुएशन पे इन तमाम डिस्प्यूट्स को ये अम्बजमेंट की अथॉरिटी सॉल्व करती है। बात यहाँ लिखी है कि द अम्बजमेंट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स or disputes between citizens and government agencies without costly procedure। और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, थोड़े पैसों पे ही गवर्नमेंट और सिटीजन का आपस में जो मसला चल रहा है वो सॉल्व कराने में हेल्प करता है। उसके अलावा इम्प्रूविंग गवर्नेंस, यहाँ भी ये कह रहे हैं बाय इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स अम्बजमेंट हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है या गवर्नमेंट चल रही है उसको ठीक कराने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, द अम्बजमेंट एजुकेट सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। थ्रू दिस एजुकेशन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी है ना अम्बजमेंट की, ये लोगों को ये सिखाती है कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट ने कोई ट्रबल पहुँचाया, कोई तकलीफ पहुँचाई है, तो उस गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या आपके पास राइट है कि आप उनके एक्शंस पे आवाज़ उठाएं। उसके अलावा गवर्नमेंट को भी चीज़ें सिखाती है कि आपको अपने हद में रह के काम करना चाहिए, किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पहुंचाती है कि उनके क्या पावर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये अम्बजमेंट ऑफिस का ये रोल अदा होता है।
प्रोमोट्स एफिशिएंसी मीन अगर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी आपका काम नहीं करके दे रही तो वो इंसान ओम्बड्समैन के ऑफिस में जाके उनसे कह सकता है कि आप उनका काम करके दो, तो जो काम आपका 10 साल में नहीं हो रहा वो ये अथॉरिटी 1 महीने में या 1 हफ्ते में करके दे सकती है। मतलब इतना ये इसका पावर है और ये लोगों को तमाम अथॉरिटीज़ को एफिशिएंट भी करा सकती है। यहाँ पे लिखा है बाय इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स दी ओम्बड्समैन orders the government agencies or officials to efficiently perform their duties। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम नहीं करी तो ओम्बड्समैन की अथॉरिटी उनसे कह सकती है कि भाई जल्दी जल्दी इसका काम करके दो, फिर वो जल्दी कर देती है। बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, और इससे क्या होता है ओम्बड्समैन ऑफिस बनने से ओम्बड्समैन ऑफिस से क्या होता है कि जो लोग जिनका गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठ जाता है कि गवर्नमेंट तो जो है हमारी हेल्प नहीं करी, जैसे आमतौर पर लोग बोलते रहते हैं ना गवर्नमेंट के बारे में, तो एक तरह से ओम्बड्समैन उन तमाम लोगों की हेल्प करने के बाद उन तमाम मुश्किलात से उनको निकाल देती है कि गवर्नमेंट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कराती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो जो हेल्प नहीं करी, तो ओम्बड्समैन जब उन गवर्नमेंट से सवाल पूछती है उनको नौकरियों से भी निकाल देती है उनकी गलत हरकतों की वजह से, और उन तमाम जगहों को भी बैन कर सकती है। इतनी पावर है ओम्बड्समैन के पास। तो अगर ओम्बड्समैन इतनी पावरफुल है और गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है तो इट मीन्स कि जो लोग हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं ओम्बड्समैन पे, क्योंकि ओम्बड्समैन उनके बीच एक प्रॉपर एक ट्रस्ट बिल्ड करती है कि वो गवर्नमेंट से उनका ट्रस्ट हटे ना, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के अपना ओम्बड्समैन की अथॉरिटी बहुत यूजफुल है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट इन दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज, ensuring that they act within the bounds of law and act according to the public interest। पब्लिक इंटरेस्ट कौन हो गए? लोग, वो लोग जिनकी यहाँ पे लिखा हुआ है लोग की मर्जी का मुताबिक काम करते हैं, मैंने गलत उर्दू लिख दी। बहरहाल पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जो लोगों की मर्जी के मुताबिक हो, ठीक है, इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि जो भी हरकत गवर्नमेंट कर रही है अगर वो गलत है तो ओम्बड्समैन उस चीज़ को ठीक करेगा और चाहेगा कि वो गवर्नमेंट और जो भी अथॉरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चले ताकि लोगों का नुकसान ना हो। ये चीज़ें जितनी भी मैंने अब तक पढ़ी हैं इस पूरी लिस्ट, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। और ये जो ये फ़्लो चार्ट बना हुआ है ना, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है फ़्लो चार्ट, ये इसी का ही फ़्लो चार्ट है। जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, ठीक है, हेडिंग्स हटा के अंदर वाली सारी बातें लिख दी हैं। तो मैं इसको रीड नहीं करूँगी दोबारा, ये वही सारी बातें हैं जो मैं भी पढ़ती रही हूँ पीछे। चेक्स एंड बैलेंसेस, और उसके अलावा जो ओम्बड्समैन की अथॉरिटी है ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम मेंटेन करती है। लाइक ये उन तमाम अथॉरिटीज़ पे चेक रखती है गवर्नमेंट पे कि आप ये हरकत कर सकते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लोग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन चेक ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इंश्योरिंग दैट दे एक्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट। दे चेक ऑन द गवर्नमेंट एजेंसी बैलेंस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रिमेन्स इन कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस करती है ताकि उनका सिस्टम कंट्रोल में रहे। उसके अलावा आखिरी पॉइंट है इनएक्सपेंसिव जस्टिस। इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन प्रोवाइड्स इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट जस्टिस टू ऑल सिटीजंस। और जो ये ओम्बड्समैन का ऑफिस है ये तमाम लोगों को जल्दी जस्टिस प्रोवाइड कर दो, साथ में ये कम पैसों पे हो जाता है, ठीक है। और ये जो आप चाहो तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो अपनी हेडिंग्स को, जैसे मैंने लिखी है इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपसे ये तरीका नहीं लिखा जा रहा तो आप इस तरह से भी एक फ़्लो चार्ट बना के भी पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। आप फ़्लो चार्ट देख लें। अब हम दूसरी हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। दूसरी हेडिंग में हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ ओम्बड्समैन मुतासिर फ्रॉम ऑफिस, कि ये जो ओम्बड्समैन के जो ऑफिसर हैं इनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग है हमारे पास मिसकंडक्ट की। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो मिसकंडक्ट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, या क्या उसको कहते हैं, ब्राइबरी लेते हैं, ब्राइबरी को कहते हैं रिश्वत लेना। हाँ, तो रिश्वत लेना हो गया या मिसकंडक्ट, ये तमाम कोई भी गलत काम में अगर ये जजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ओम्बड्समैन की अथॉरिटी में काम कर रहे हैं तब इनको हम नौकरी से निकाल सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये होगा तो ओम्बड्समैन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक हो क्या। दूसरा है मेंटल इनकैपेसिटी। द ओम्बड्समैन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू मेंटल इनकैपेसिटी। लाइक अगर वो जज मेंटली स्टेबल नहीं रहा ऑफिस में आने के बाद तब आप उसको जॉब से निकाल सकते हो, ये बात यहाँ पे लिखिए। उसके अलावा फिज़िकल इनकैपेसिटी, फिज़िकल मीन्स कि अगर वो जज किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, लाइक अगर वो जज अचानक उसको अल्लाह ना करे कोई फॉलेज हो गया या कोई ऐसी बीमारी में आ गया कि वो नहीं आ पा रहा ऑफिस में, तब भी वो जॉब से निकल सकता है और उसकी जगह कोई और जज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है द ओम्बड्समैन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटी। अगला है इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस क्या होता है? इनकम्पिटेंस मीन्स कि एक जज है जिसको रखा गया लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, उसको है वो ठीक, मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को संभाल सके, अपनी अथॉरिटी पे काम कर सके। इसको हम इनकैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। द ओम्बड्समैन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू द इनकैपेसिटीज इफ द ओम्बड्समैन कंसिस्टेंटली फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपर्ली शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। जो मैंने बताया था वही बात देखिए, वायलेशन ऑफ लॉ। अगर कोई
अगर कोई जज जो ओम्बड्समैन ऑफिसर है वो वायलेट करता है लॉ को, तब भी वो अपने ऑफिस से निकाला जा सकता है। यहाँ पे लिखा है, इफ द ओम्बड्समैन वायलेट्स द लॉ और एक्ट्स इन अ मैनर that is violating the principles of natural justice shall be removed from the office। natural justice system तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें ये लिखा है कि natural justice system means कि सारे डिसीजन फेयर होने चाहिए, कोई भी चीज़ रिश्वत के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन बाइस को रिश्वत कहते हैं, तो रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस के हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम इसी को कहते हैं ना, फेयरनेस, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, वो अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ जज का डिसीजन है या फिर लॉ को वायलेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन पे जज को नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके अलावा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी को अगर यही ओम्बड्समैन का ऑफिसर मिस यूज़ करा है तब भी उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। इफ द ओम्बड्समैन इज फाउंड मिस यूजिंग हिज अथॉरिटी शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। अगला है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स कि लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा अब कि ये जो बंदा है या जो ओम्बड्समैन ऑफिसर है ये अथॉरिटी पे वर्कअप नहीं कर पा रहा, इससे नहीं हो रहा, ऐसे डिसीजंस नहीं बनाए जा रहे अच्छे, या ये अच्छा इंसान नहीं है, तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए तब भी उस ओम्बड्समैन ऑफिसर को जॉब से निकाला जा सकता है। ये बात यहाँ लिखी है, तो हम पढ़ भी देते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द ओम्बड्समैन्स एबिलिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी दे शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ओम्बड्समैन। ये जितना भी हमने पढ़ा था ना, ये 6 पॉइंट जितने भी पढ़े यहाँ से यहाँ तक, ये रिमूवल प्रोसीजर था, प्रोसीजर कह रही है रिमूवल के रीज़न से कि इन वजूहात पे इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, ठीक है। अब रिमूव जब वो हो गए इन चीज़ों पे, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके इमेज पे, तो ये बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं कि मुतासिब रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मिसकंडक्ट शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, फॉर इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ एनी लोकल बॉडी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मिसकंडक्ट की वजह से ये ओम्बड्समैन ऑफिसर अपनी जॉब से निकल जाता है, तब वो कभी भी ज़िंदगी में फ्यूचर में कोई भी सर्विस, कोई भी अथॉरिटी पे नहीं बैठेगा दोबारा। लेकिन अगर वो अपनी इस अथॉरिटी से निकलता है मिसकंडक्ट से, तो वो फ्यूचर में कभी नहीं बैठ पाएगा। सिर्फ मिसकंडक्ट का कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि मेंटली डिसेबल्ड है, बाद में अगर ठीक हो जाता तो वो नहीं करेगा, नहीं, मेंटली डिसेबल्ड था उस सिचुएशन में, बाद में ठीक हो गया तो वो आ सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। लेकिन अगर उसने मिसकंडक्ट किए, रिश्वत खाई है, लोगों का नुकसान किया है, फेयरनेस नहीं था उसमें, जो सही जज नहीं था, तब वो दोबारा फ्यूचर में कोई भी पाकिस्तान की सर्विस में काम नहीं कर सकता। साथ में वो इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के मेंबर्स के इलेक्शन में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, ना ही वो प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते इलेक्शंस में, ना ही वो किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इतना बुरा इमेज बन जाएगा अगर इतना बुरा इमेज बन गया, लाइक अगर उसने रिश्वत ली है, कोई गलत काम किया लोगों के साथ ओम्बड्समैन ऑफिस में बैठ के, तो वो इन तमाम अथॉरिटीज़ में कभी भी दोबारा काम नहीं कर सकता। कंक्लूजन में आपने सारा कुछ पिछला उठा के लिख देना है कि ओम्बड्समैन क्या पावर्स हैं, इसका क्या इफेक्ट है, क्या चीज़ें क्या किन पावर्स पे ये वर्क करता है, सारा कुछ आपने इसकी कंक्लूजन में लिख के इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। ये सारा था हमारा ओम्बड्समैन का टॉपिक।